एक छोटे से गांव में अकीला नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी भोली के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अकीला बहुत गरीब थी। वह गांव में सब्जी बेचा करती थी और जो भी पैसे मिलते उससे घर का गुजारा नहीं चल पाता था। इसलिए भोली घर में ही सिलाई करती थी। घर का गुजारा तो जैसे तैसे चल जाता था, मगर भोली की शादी की उम्र हो चुकी थी। अकीला के दिन भर काम करने के बाद भी वह भोली की शादी के लिए पैसे नहीं बचा पा रही थी। एक दिन अकीला गांव के सेठ के पास जाती है और बोलती है, सेठ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता देखकर बताओ मेरी लड़की के लिए। लड़की 22 साल की हो गई है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कोई नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे उसकी जल्दी शादी करनी होगी। बहन जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ और। आजकल लोग बिना दहेज के शादी ही नहीं करते। सेठ जी, आप तो जानते ही हो, हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं गांव-गांव सब्जी बेचकर जो पैसा कमाती हूँ, उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? बहन जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और उससे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। सेठ जी, उम्र बहुत ज्यादा है। मुझे तो ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बिना दहेज के शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? मेरी बात मानो, किसी की मत सुनो। मैंने कहा ना, वो आदमी बहुत अच्छा है। तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। सेठ जी ऐसे ही अकीला को मना लेता है। आप सही कह रहे हो सेठ जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। ठीक है, मान लो शादी पक्की हो गई। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलती हूँ। भोला भैया, तुम्हारी शादी मैंने एक गरीब सब्जी वाले की बेटी के साथ तय कर दी है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भोला, अब मेरी कमीशन तो दो। अरे हाँ हाँ, तुम्हारे पैसे तो अलग ही बचा रखे हैं। सेठ बहुत ही लालची और गिरा हुआ इंसान था, और उधर भोला बहुत गंदी सोच रखने वाला इंसान था। कुछ दिनों में भोली की शादी हो जाती है। भोला एक सरकारी कर्मचारी था। उसके 2 लड़के थे, मुन्ना और अयान, और एक विधवा बहन भी थी जो घर में ही मालकिन बनी बैठी थी। उसका नाम सीमा था। दीदी, खाने में क्या बना दूं? रोटी, पनीर की सब्जी और धनिया की चटनी कर देना। अयान को बहुत पसंद है। उतने में ही भोली का पति भोला आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। भोला भोली को खुश करने के लिए कोई ना कोई तोहफा रोज लाया करता था, लेकिन भोली को न जाने क्यों भोला के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसके पीछे वजह यह थी कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सर झुकाकर निकलती थी। अब उसकी उम्र का ही एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, बल्कि सामान की तरह समझती थी। भोली भोला से कतराती फिरती थी। उसके सामने आने से भी शर्माती थी। अरे भोली, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम तो मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे कोई खौफनाक जानवर हूं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। भोला अपनी बहन सीमा को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर भोली को दे देता है। भोली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो सीमा को बोल दिया करो। और सीमा, तुम भोली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है।
घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मांग लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। भोला पूरे महीने की कमाई भोली को दे देता है। उधर भोला की बहन सीमा गांव की औरतों से भोली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी ज़रूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करती है। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं मालकिन घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे हैं। सीमा उस दिन से भोली से जलने लगी थी। जब से भोला ने उसे घर की मालकिन बना दिया था, सीमा हर वक्त भोली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। आज से तुम लोग मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई अम्मा से लेना। तभी भोला दोनों बच्चों को धमकाते हुए और डांटते हुए बोलता है। पिता की बात से दोनों बच्चे अब ना ही किसी से खाना मांगते थे और ना ही किसी से कुछ बोल पाते थे। भैया, नई माँ जब से आई है तब से पिताजी कितने बदल गए हैं ना। हम लोगों को कितना डांटते रहते हैं। हाँ मुन्ना, तू ठीक बोल रहा है। भैया, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है माँ। ये सब बातें दरवाजे के पास खड़ी होकर भोली सुन लेती है और उन लोगों के पास जाकर माफी मांगती है। आजकल तो तुम बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहते होंगे नई बीवी के साथ। अरे तुम बहुत बड़े नसीब वाले हो यार, जो इस उम्र में जवान पत्नी मिल गई। बहुत ख्याल रखती होगी तुम्हारा। यहाँ देखो, अरे मेरी जिंदगी बवाल हो रही है। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में बैठा हूं अब। अरे कोई लड़की हो तो बताओ यार। अरे ऐसी गलती ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। जोड़ी उम्र के हिसाब की ही अच्छी रहती है। तुम अब उस जवानी के नहीं रहे। सच कहता हूं भाई, मैं तो शादी करके पछता रहा हूं यार, बहुत बुरी तरह से पछता रहा हूं। अरे बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल जिंदगी के बचे हैं, मजे उठा लूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। भोला भाई, तुम भी क्या बात करते हो यार। लौंडिया को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा शेर तमाशा दिखा दो, उसके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। मैं ये सब करके हार चुका हूं भाई। बहुत बार तो अच्छे अच्छे तोहफे भी लाकर दिए हैं, पर ये सब कोई असर नहीं करता है। तो फिर जाकर सैलून में अपने चेहरे को ठीक करवा लो। अच्छे अच्छे लड़कों की तरह कपड़े पहनो, गले में सोने की चेन पहन लो और थोड़ा सेंट बेंट भी लगा लो। और जब दफ्तर से घर आओ तो अपनी बीवी को 2-4 शायरी भी सुना दो। उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया। भोला और भोली दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। भोला 2-4 शायरी बातों बातों में बोल रहा था। तभी भोला का बड़ा बेटा आकर अपनी माँ से खाना मांग लेता है। तभी भोला को बहुत गुस्सा आता है। ये अयान तुमसे खाना क्यों मांग रहा था? दीदी नहीं है क्या? दीदी को बोल दिया करो। अयान को खाना वो खिलाया करेंगी और मुन्ना को तुम। आप ऐसे गुस्से में क्यों बोल रहे हो? अयान और मुन्ना बहुत ही समझदार बच्चे हैं। मुन्ना तो अभी बच्चा है, मगर अयान बहुत ही समझदार है। भोला भोली के मुंह से ये सब बातें सुनकर और अपने जवान बेटे अयान पर शक करने लगता है। वह जब भी भोली को अयान से बातें करते देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तय किया कि अयान को हॉस्टल भेज दिया जाए। भोला अयान के पास जाकर बोलता है, अयान, मैं तुम्हारे मास्टर जी से बात कर लिया हूं, तुम कल से स्कूल में ही रहोगे। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अचानक मुझे हॉस्टल में डालने की बात कैसे सोच ली। तुम अपनी माँ का भी लिहाज नहीं रखते। वो तुम्हारी माँ है, मगर तुम उसके साथ बहुत ज्यादा ही हंसते बोलते हो।
मैं उनके साथ गलत कैसे सोच सकता हूं पिताजी? आपने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। 15 साल में आपने मुझे इतना बड़ा दर्द कभी नहीं दिया पिताजी, और न ही कभी मुझे मां की कमी महसूस होने दी। मगर यह सुनकर मुझे लग रहा है पिताजी, आज मेरी मां होती तो मैं इतने बड़े इल्जाम से बच गया होता। तभी मुन्ना अपनी माँ को सारी कहानी बता देता है और उधर अयान उसी बात को सोच सोच कर परेशान था। पिताजी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। इसी बात की चिंता में वह बहुत दुखी हो गया और जंगल की तरफ तालाब में डूबने जाने लगा। ये बात भोला को पता लगती है। वह भागते हुए अयान के पास जाता है और अयान को बचा लेता है। अयान को लेकर वो घर आ जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत गलत शक किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। भोला को अपनी गलती का गहरा एहसास हो जाता है और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दहेज जैसी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए ताकि अमीर और गरीब लोग अच्छे से शादी कर सकें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।